बताऊंगा, उसके बाद हम जाएंगे पैनल डिस्कशन के लिए। लेकिन ईरान का वर्जन भी आया। पाक को सऊदी अरब तुर्की के साथ सुरक्षा सहयोग का मजबूत आधार मिलेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दर्शकों। पाकिस्तान जैसे मुल्क को सऊदी और टर्की जैसे देश का साथ मिलेगा। फायदा नंबर 2, किसी संभावित दुश्मन को 3 देशों के संयुक्त जवाब की आशंका रहेगी। यानी दुश्मनी पाकिस्तान से की, सऊदी या टर्की से, जवाब 3 लोग आपको देने जा रहे हैं। फायदा नंबर 3, पाकिस्तान का ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और दूसरे सैन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ सकता है। पाकिस्तान की 5 उंगलियां धीमे इस डील से ऐसा लग रहा है प्राइमा फेसी शुरू में। तो फायदा नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, तीनों देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास और प्रशिक्षण बढ़ेंगे। यानी युद्धाभ्यास होते रहेंगे तीनों देशों की सेनाओं के बीच, नेवी के बीच, आर्मी और एयरफोर्स के बीच भी। फायदा नंबर 5, आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़ी सूचनाओं के आदान प्रदान की संभावना बढ़ेगी। यही तो सबसे बड़ा खतरा है। इंटेल शेयरिंग हो जाएगी जो भारत के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। फायदा नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। रक्षा सहयोग के साथ आर्थिक और निवेश संबंधों को भी मजबूती मिलेगी। जो खस्ता हाल दिवालिया पाकिस्तान है, कुछ पैसे जरूर मिल जाएंगे ये डील होने के बाद। फायदा नंबर 7 आपको बताने जा रहा हूं आपकी स्क्रीन पर, पाक को गल्फ मिडिल ईस्ट में रणनीतिक अहमियत बढ़ाने का मौका मिलेगा, जो कि डिप्लोमैटिक नजरिए से बहुत क्रूशियल है दर्शकों। फायदा नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। 7 नंबर मैंने आपको बता दिया। 8वां फायदा, पाक की साझेदारी का इस्तेमाल भारत के मुकाबले अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाने के लिए करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी जब सऊदी तुर्की आपके साथ खड़े हो जाएंगे। फायदा नंबर 9, पाक के पीछे बड़े सुरक्षा संकट में 2 प्रभावशाली साझेदार, 2 दोस्त रहेंगे। यानी पाकिस्तान ज्यादा मजबूत, ज्यादा ताकतवर खुद को महसूस करेगा। लेकिन अब पेश तो अभी आया है, ईरान का बयान आया है इस डील पर। ईरान ने क्या कहा है आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। जरा वो भी आपको समझा देता हूं ग्राफिक के जरिए। नई डिफेंस डील पर ईरान का बयान आया। क्या कह रहे हैं वो? तुर्की पाकिस्तान के साथ कागजी समझौता हुआ है। ये डिफेंस डील जस्ट अ पेपर वर्क फॉर अस, इट विल नॉट अफेक्ट एनीथिंग। इन्फो नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। जी हां, डिफेंस डील सऊदी को सुरक्षा नहीं दे सकता। सीधा 2 टूक, ये डील सऊदी को नहीं बचा पाएगी। ईरान जब चाहेगा घुस कर मारेगा। इन्फो नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। सुरक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी नीतियां बदलनी चाहिए। यानी डिप्लोमैटिक तब्दीलियां ईरान चाहता है, डायरेक्टली नहीं कह रहा है। कह रहा है दूसरों पर कब तक निर्भर रहोगे, खुद को सक्षम शक्तिशाली बनाओ। इन्फो नंबर 4, डील सऊदी की सुरक्षा समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। ईरान ने अपना नैरेटिव जारी कर दिया है। ये डील उसको कागजी लगती है, सऊदी को डराने की भी कोशिश हो रही है। उसके बयान में इन्फो नंबर 5, ईरान और सऊदी अरब के बीच क्षेत्रीय तनाव बेहद संवेदनशील है। यानी इस क्षेत्रीय तनाव को अगर टर्की और पाकिस्तान दूर करने की कोशिश लाख कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। दर्शकों, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने जा रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं और इस पर हमको डिस्कशन भी करना चाहिए, भारत के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वागत कीजिए मेजर जनरल अनुज माथुर साहब का। इज ए डिफेंस एक्सपर्ट। जैन सर, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। अरविंद सिंह तेजावल सर आपको दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में, इज अ फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट। सर बहुत बहुत स्वागत है। हाकिम रजा आपको दिखाई दे रहे हैं, मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार हैं और हमारे साथ अक्सर डिबेट में रहते हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इरशाद अहमद साहब जुड़ने वाले हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता हैं। इंतजार मैं उनका कर रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान का वर्जन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई डील तो पाकिस्तान ने की है। सबसे पहले जनरल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं कंसर्न हूं भारत के लिए इस डील से। पाकिस्तान जैसा मुल्क, फतेहाल मुल्क, दिवालिया मुल्क, उसके पास पैसा भी आ गया और डिफेंस टेक्नोलॉजी भी। कितना नुकसान भारत को होता देख रहे हैं, या सिर्फ ये सच में ईरान ने जो कहा कि दिस इज जस्ट अ पेपर, इसका कोई मतलब नहीं है? जय हिंद अमित। देखिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले 2-3 चीजें बिल्कुल साफ बताना चाहता हूं कि जब से ऑपरेशन सिंदूर समाप्त हुआ है, तब से पाकिस्तान ने कई ऐसे डेस्परेट एक्शंस लिए हैं जो कि मुझे लगता है कि उनको इस बात के लिए वो इस उद्देश्य से लिए जा रहे हैं कि वो समझ चुके हैं कि मिलिटरीली उनको बहुत ज्यादा तकलीफ है, वो भारत के साथ खड़े नहीं हो सकते और इकोनॉमिकली वो बहुत ज्यादा वीक हैं। इसी वजह से आप रिकलेक्ट करिए, उनके असीम मुनीर के जो स्टेटमेंट वो फ्लोरिडा के हैं, उसके बाद जब उन्होंने कहा कि ईस्ट से वो हमला करेंगे तो वो बांग्लादेश को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने अब यह प्रयास किया है कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी तुर्की की और पैसा सऊदी अरब का,
ये बिल्कुल क्लियर, आप इस बात को समझ लीजिए कि पाकिस्तान के तमाम एक्शंस इस बात के को इंडिकेट करते हैं कि जो लेसन उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीखा, उसको तुरंत प्रभाव से उन्होंने करेक्ट करने की कोशिश करी है। ये पहली बात। दूसरी बात देखिए, कोई भी इस प्रकार का गठबंधन, आप इसको इस्लामिक गठबंधन नहीं कह सकते। आज कोई भी इस्लामिक गठबंधन जिसमें ईरान नहीं है, वो गठबंधन हो नहीं सकता, उसकी ताकत कोई नहीं है। आज आप देखिए ईरान ने क्या सिद्ध करा है, ईरान ने कैसे अमेरिका का से लोहा लिया है, ईरान कैसे सऊदी अरब और पूरे अरब देशों के ऊपर लगातार हमले करके उनको नुकसान पहुंचा रहा है। इस युद्ध के आपके बाद ईरान ने ये बात निश्चित रूप से पूरे अरब वर्ल्ड को बता दी है कि आपकी सुरक्षा अमेरिका 10,000 मील दूर बैठ करके नहीं कर सकता। जब अमेरिका आपकी सुरक्षा 10,000 मील दूर बैठ के नहीं कर सकता, उसी प्रकार से तुर्की पाकिस्तान से 6,500 मील दूर बैठ करके उसके लिए क्या कर सकता है, वो आप बेहतर समझ सकते हैं। तीसरी बात मैं आपको बताता हूं कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस समय तुर्की के ड्रोन्स बाकायदा पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ युद्ध में शामिल थे। तुर्की के ऑपरेटर्स उन ड्रोन्स के साथ आए थे, क्योंकि उनको इस बात का भी शक था कि पाकिस्तान के लोग इतने ट्रेंड हैं कि नहीं कि उन ड्रोन्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो जहां तक सवाल पाकिस्तान और तुर्की या पाकिस्तान और सऊदी अरब का है, उनके मिलिट्री रिलेशनशिप्स पहले से रहे हैं, हमेशा से रहे हैं, और तुर्की ने उनकी सदैव मदद करने की कोशिश करी है। चौथी बात कि ये जो अब पेपर पे जो मैं ईरान के जो जिसका भी स्टेटमेंट है, मैं उसका बहुत सम्मान करता हूं, और बहुत सही और शक्तिशाली बात ईरान ने कही है, क्योंकि आज ईरान इस परिस्थिति में है कि वो पूरी दुनिया को ताकत के साथ कोई ना कोई भी बात बता सकता है। तो जो उनकी बात है वो भी हमको समझने की आवश्यकता है कि ये जो जिस प्रकार का अग्रीमेंट इससे पहले सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, उसके भी मसौदा लगभग यही था। उसके बाद पाकिस्तान पर अफगानिस्तान ने हमला किया, कोई सऊदी अरब उठ करके वहां पर नहीं आया। सऊदी अरब के ऊपर ईरान हूथी लगातार हमले कर रहे हैं, कोई पाकिस्तान उठ करके वहां पर नहीं गया। हालांकि उनकी सेनाएं वहां मौजूद है, बावजूद उसके मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ रिटेलिएट किया। तो मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की जो चीजें होती हैं, और एक और स्टेटमेंट आया है, तुर्की से आया है कि ये जो स्टेटमेंट है, या एक कंबाइंड स्टेटमेंट टाइप है, कि ये बिल्कुल डिफेंसिव गठबंधन है। तो मेरा ये मानना है कि भारत को इसके ऊपर निगाह रखनी चाहिए। इस प्रकार के एग्रीमेंट का मतलब ये नहीं है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन होते हैं तो उसी समय तुर्क अंकारा और रियाद कूद करके युद्ध के बीच में आ जाएंगे। ये भी तो बात ये समझने की है कि इसके ऊपर हमें नजर रखने की आवश्यकता है। इसके के वजह से आप देखिए, जिस समय ये पहुंचे थे, शहबाज शरीफ रियाद पहुंचे थे या मक्का, तो उसी समय ईरान के साथ, इसराइल के साथ हमारी बातचीत हो रही थी। तो मेरा ये कहने का अर्थ है कि अगर इस प्रकार के बहुत सारे अलाइनमेंट्स बन रहे हैं, उससे दो तीन चीजें, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज उभर करके सामने आती है कि ये विश्व जो है एक मल्टीपोलर एक्सिस इंटरनेशनल सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका की दादागिरी मुझे लगता है काफी हद तक समाप्त होने वाली है। कोई भी एक देश पूरी दुनिया को अब कंट्रोल नहीं करेगा। इस प्रकार के बहुत सारे अलाइनमेंट्स आपको बनते हुए नजर आएंगे। भारत के पास भी बहुत शक्तिशाली अलाइनमेंट्स हैं। भारत जिनका हिस्सा है, चाहे वो कुछ भी आप नाम ब्रिक्स ले